भारतीय समय अनुसार आज सुनीता लिन विलियम्स 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने के बाद सकुशल पृथ्वी पर उतर आए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के रूप में पूरी दुनिया ने सराहा। इस बात को हम समझते हैं कि आखिर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, वो क्या काम करता है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जून 2024 में सुनीता लिन विलियम्स केवल 7 से 8 दिनों के लिए आईएसएस गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने तक वो वहां फंसी रही और इस बार वो जो वापस आई हैं, आखिर इसमें साइंटिफिक प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर समझें कि आईएसएस क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कक्ष कहें, आईएसएस, यह जो आईएसएस है, यह एक तरह से 16 देशों का संयुक्त उपक्रम है। ऑब्वियसली देखिए, अगर अमेरिका और रूस मिल जाएंगे तो क्या क्या बेहतर काम हो सकता है। तो अमेरिका, रूस इसमें है, कनाडा है, जापान है, ईयू है, ब्राजील है, ऐसे देशों 16 देशों का संयुक्त कार्यक्रम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब यह है क्या, अगर इसको देखा जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर, जिसे हम निचली कक्षा कहते हैं पृथ्वी की, यहां पर यह एक बहुकक्षीय अनुसंधान प्रणाली है। बहुकक्षीय अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, प्रणाली है। आप कुछ इस तरह समझिए कि आपका 5 बेडरूम का कोई फ्लैट मिला हुआ है बड़ा, उस 5 बेडरूम के फ्लैट के आकार का, अभी ये मान के चलिए कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ा स्पेस शटल है ये। और यहां पर जो कक्षाएं बनी हुई हैं, किसी का नाम जारिया है, ज्वेजदा है, यूनिटी है, और इन सब में रहने के हिसाब से और खासकर अनुसंधान के हिसाब से पूरे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट को लगाया गया है। और 400 किलोमीटर के ऊपर एक पृथ्वी का चक्कर लगाता है और स्पीड बताएं तो 90 मिनट में, केवल 90 मिनट में यह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर आईएसएस है, जो मैंने बताया कि कितना बड़ा, और एक तरह से इसमें बहुत सारी कक्षाएं, 5 रूम हैं, वहां अनुसंधान चलता रहता है और वहां पर यह पूरा पृथ्वी का चक्कर केवल 90 मिनट में पूरा कर लेता है, एक चक्कर। मतलब अगर ऊंचाई से नंगी आंखों से भी देखें तो यह आईएसएस दिखता है। अब यहां जाते क्यों है? दूसरा, तो आईएसएस क्लियर होगा कि पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग एक बहुकक्षीय अनुसंधान प्रणाली है, वहां हम अनुसंधान करते हैं और यह 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करना है। अब अगला आता है कि भाई आखिर इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली साइंस से ही आगे बढ़ना है। और जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि पृथ्वी को जिस तरह हम दूषित करते जा रहे हैं, पृथ्वी पर जिस तरह हमने वातावरण को पूरा एक तरह से शोषित कर लिया है, तो आने वाले समय में हमें स्पेस को तलाशना होगा। उसी बात को लेते हुए अगर देखा जाए तो उद्देश्य यह होता है कि जब हम वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाते हैं तो आप जानते हैं वहां माइक्रो ग्रेविटी होती है। और माइक्रो ग्रेविटी मतलब अति सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण मानव शरीर पर क्या ऐसे जो शारीरिक क्रियात्मक गुण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस माइक्रो ग्रेविटी पे जो शारीरिक क्रियात्मक पक्ष है उस पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को और बेहतर बनाया जा सके, जब ह्यूमन वहां जाए तो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो माइक्रो ग्रेविटी में हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके इसे अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों को कैसे ज्यादा दिनों तक, ज्यादा दूरी तक जाने में हम सक्षम हो सके, इसलिए प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ दूसरा इसका उद्देश्य है कि जब हम वहां जाकर, जो पृथ्वी पर संभव ही नहीं है, पृथ्वी की सतह पे जो प्रयोग करेंगे वो नहीं,
इसके लिए स्पेसिफिक होगा, इसीलिए माइक्रोग्रेविटी में जाके करते हैं, क्योंकि वायुमंडल से ऊपर जाएंगे। आप जानते हैं भारत या पृथ्वी पर, भारतीय हैं तो भारत निकल ही आएगा भाई, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है, लेकिन वायुमंडल से अगर परे चले जाएं तो ग्रेविटी कम हो जाती है। और ऐसे में जो खगोल विज्ञान का अनुसंधान है जो वहां हो सकता है वो पृथ्वी की सतह पर नहीं होगा। इसी तरह मेटलर्जी साइंस, धातु विज्ञान से संबंधित नए अनुसंधान किए जा सकते हैं। तीसरी चीज, अगर हम देखें तो केमिस्ट्री से, रसायन और साथ साथ जो बायोमेडिकल, जिसे हम जैव चिकित्सा कहें, बायोकेमिस्ट्री कहें, इन सब पर जो अनुसंधान किए जाएंगे वो आईएसएस में हो सकता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर हो सकता है, पृथ्वी की सतह पर नहीं हो सकता। अतः दुनिया में नए प्रयोगों, साथ ही साथ स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए, मानव सभ्यता के विकास में स्पेस का योगदान और बढ़ाने के लिए ये प्रयोग चलते रहते हैं। जब यहां हम कर लेंगे तभी तो जो एक्सोप्लैनेटरी हमारे मिशन है वो और बेहतर किए जा सकेंगे और हम कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे जिससे मानव सभ्यता में हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। इसलिए ये प्रयोग चलते हैं। भाई करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? गरीबी, बेरोजगारी, ऐसे सारे विषय पृथ्वी पर हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही विज्ञान है, यही भविष्य है और आने वाले समय में इसी एक्सप्लोरेशन से हम बहुत कुछ अंतरिक्ष प्रणाली, हम बहुत सारे स्पेस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। है कि चलिए ऊपर अगर स्पेस स्टेशन था, जो तीसरा विषय है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर यहां पर जब वो सुनीता लिन विलियम्स, और देखिए एक बात और, सुनीता विलियम्स यहां लेडीज पॉपुलैरिटी ने, महिलाओं की गुणता ने, उनकी पॉपुलैरिटी ने बेचारे पुरुष को पीछे छोड़ दिया। बेचारे विल्मोर, उनके साथ वो विल्मोर भी थे, वो भी 9 महीने फंसे रहे, इनका नाम कम लोग जानते हैं। और चूंकि भारतीय मूल की है सुनीता लिन विलियम्स, इसलिए भारत में लोकप्रियता अलग ही लेवल की है। मैं तो न्यूज चैनल देख रहा था, लोग यज्ञ कर रहे थे कि वो सकुशल वापस आ जाएं। तो हम तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय तो कहीं से मिलता है तो उसके लिए अपना सब कुछ, धर्म कर्म सब लगाने लगते हैं। तो विल्मोर और सुनीता लिन विलियम्स जो जून 2024 में गए, वहां इसलिए फंस गए क्योंकि अब यहां से वापस आना है। और अगर यहां से वापस आना है, मान लीजिए एक्स और वाई ये 2 लोग थे, तो यहां से एक क्रू लेकर जाएगा जो ऑब्वियसली एक ऐसी व्यवस्था होगी जो फिर से पृथ्वी के वायुमंडल, मान लो ये पृथ्वी का वायुमंडल है ना, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, सब पढ़ा होगा आपने। तो यहां जब आएगा तो सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे ये केवल 8 दिन के लिए गए थे, 8 दिन के लिए गए, तो जो क्रू लाना था वो एक कंपनी है स्टार लाइनर, वो स्टार लाइनर कंपनी का क्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट था। लेकिन जब वो क्राफ्ट यहां गया तो देखा गया उसमें हीलियम लीकेज हो रहा है, प्रोपेलेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। तो एक चीज तय थी कि कहीं ऐसा ना हो जैसा कभी कल्पना चावला के साथ हुआ था। रिस्क था, तकनीकी में दक्षता नहीं थी, खामियां थी, अतः इस क्रू को वापस ऐसे ही बुला लिया गया और ये वहीं फंसे रह गए। उसके बाद कोशिश हुई सितंबर में फिर से वापस लाने की, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाया। और यहीं से अब स्टार लाइनर की जगह यह दायित्व दिया गया स्पेस क्राफ्ट को। और आप सब जानते हैं स्पेस क्राफ्ट मतलब आप सब जानते हैं एलन मस्क। और यहां पर जब हम स्पेस एक्स की बात करें, स्पेस क्राफ्ट तो मान लीजिए कोई भी यान हो गया, जिस कंपनी को अब दिया गया उसका नाम था स्पेस एक्स, जो एलन मस्क का है। और स्पेस एक्स ने अब यहां से 2 कारणों से माना गया कि ठीक है, सितंबर में जब स्पेस एक्स को दे दिया गया तो भी देरी क्यों हुई भाई, मार्च क्यों लग गया 2025? तो यहां पर 2 चीजें आई। एक राजनैतिक, भारत में नहीं, देखिए वहां भी राजनीतिक हथकंडा और कैसे न्यूज आती है। कहा गया कि उस समय बिडेन साहब राष्ट्रपति थे और चूंकि एलन मस्क ने कहा था
कि जल्द से जल्द विल्मोर और सुनीता विलियम्स को लाया जाए, इसमें मैं मदद करूंगा। और एलन मस्क ट्रंप का प्रचार कर रहे थे, तो कहा गया कहीं ना कहीं राजनैतिक प्रोपेगेंडा और राजनैतिक चालों के कारण इन्हें लेट किया गया। जो वहां के पत्र कह रहे हैं अमेरिका के, ये मेरा नहीं कहना, एक पक्ष ये भी था, लेकिन जो वैज्ञानिक पक्ष था उसमें यह देखा गया कि स्पेस क्राफ्ट, जब हम स्पेस एक्स की बात करते हैं तो इसके पास ऐसे 4 क्रू ऑलरेडी हैं और वो न्यू जनरेशन का 5वां क्रू बना रहा था। वो 5वें क्रू में देरी होने लगी, इसीलिए जब देखा कि काफी देरी होने लगी तो उसने जो पुराना एंड्योरेंस नामक स्पेसक्राफ्ट था उसी को भेजा और वापस बुलाया। और इस वापस की परंपरा, तो ये पता होना चाहिए 2 कारणों से देरी हुई। जब इस पे स्टार लाइनर फेल हो गया, स्पेस एक्स को दायित्व मिला। स्पेस एक्स के पास 4 ऑलरेडी पुराने क्राफ्ट हैं जिससे वो सक्सेसफुली अंजाम दे चुका है, लेकिन वो 5वां बना रहा था और आधुनिक बना रहा था, उसमें देरी होने लगी। और जब देरी होने लगी तो उसने पुराने स्पेसक्राफ्ट एंड्योरेंस नाम था उसी का इस्तेमाल किया और इन्हें वापस बुलाया। अब जब इस रिकवरी के प्रोसेस को देखें, ये क्यों टफ है? क्योंकि जब यहां से क्रू वापस आएगा तो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, आप सब जानते हैं यहां होगा घर्षण। और जब घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन में क्योंकि बहुत स्पीड से आएगा, और जब आएगा और घर्षण होगा तो थोड़ी स्पीड कम होगी, लेकिन यहां पर उसका तापमान बढ़ेगा। आपको आश्चर्य होगा, यहां पर जो तापमान जब स्पेसक्राफ्ट फ्रिक्शन से आएगा तो लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। उस स्पेसक्राफ्ट को बचाने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए नहीं, और इसीलिए उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम हीट शील्ड कहते हैं। हीट शील्ड का सक्सेस होना जरूरी है, और हीट शील्ड के द्वारा वो ताप को सहन करता है। और पहले में जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आया, फ्रिक्शन हुआ, तापमान बढ़ा, हीट शील्ड उसे बर्दाश्त करती है। फिर जब नीचे आता है, नीचे आने के बाद तो पहला चरण टेक्नोलॉजिकल ये था। दूसरा, नीचे आने के बाद करीबन 7 से 8 किलोमीटर ऊपर अब यहां उसकी स्पीड को डाउन किया जाता है, क्योंकि कितनी तेजी से नीचे आएगा। इसलिए अब यहां पर पैरासूट खुलते हैं, और इस पैरासूट खुलने की जो प्रक्रिया है, पैरासूट खुलने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड होती है वो धीमे होने लगती है, और धीमे होने के बाद धीरे धीरे जब इसकी स्पीड धीमे होती है फिर इसे समुद्र में उतारा जाता है। और जब समुद्र में उतारा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने कहा कि जब पैरासूट खुलने लगेगा तो लगभग उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तब भी रहती है। उसके बाद हम जब पैरासूट खुलने लगता है तो लैंडिंग की तैयारी करने लगते हैं, और लैंडिंग की तैयारी को फ्लोटेशन सिस्टम उस समय खुलता है। और लास्ट जो आज न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन का मतलब है अब समुद्र, मतलब तीसरे में जैसा मैंने कहा कि यहां पे फ्लोटेशन जितने भी तंत्र हैं वो खुलेंगे, और चौथे में है स्प्लैश डाउन। और यहां पर अब क्या होगा कि अब इसे समुद्र में, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतारा गया, अब तो गल्फ ऑफ अमेरिका ट्रंप उसे क्लेम करते हैं, तो यहां पर अब जब यहां पर वो उतरा तो समुद्र में उतरने के बाद फिर 5वें स्तर पर रिकवरी करके इन यात्रियों को वापस बुलाया जाता है। और जब फ्लोटेशन, जो मैंने कहा स्प्लैश डाउन जब होता है तो स्पीड आप ये मानिए कि केवल 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की रहती है। इतनी स्पीड से ऑब्वियस सी बात है सतह पर नहीं उतारा जा सकता, समुद्र में उतारा जाता है। और समुद्र में उतारकर जैसे ही समुद्र में आया फिर 5वें स्तर पर रिकवरी प्रोसेस, मतलब जहाज आया, उन लोगों को उतारा गया और फिर उन्हें फिर से मेडिकल चेकअप और बाकी जगह ले जाया जाएगा। तो प्रोसेस 5 चरणों का है। सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना, हीट शील्ड अच्छा होना चाहिए, फिर पैरासूट के द्वारा उसकी स्पीड कम करना, तीसरे नंबर पे फ्लोटेशन जो इक्विपमेंट है उसका खुलना, चौथे पे जिसे हमने कहा स्प्लैश डाउन, समुद्र में उतारना, और फिर 5वें पे रिकवरी। इन प्रोसेस के लिए जो टेक्नोलॉजी का होना था
वो उतने समय नहीं मिल पाई और इसलिए 8 दिन की जगह 9 महीने ये यात्री स्पेस स्टेशन में फंसे रहे। याद रखिए, जब हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, आने वाला समय अंतरिक्ष यात्रा का समय है। भारत सरकार ने भी गगनयान नामक शुरुआती 3 चरणों की योजना बनाई है। उसमें मानव अंतरिक्ष यात्रियों को भेजे जाने की भी बात की है और साथ ही साथ स्पेस टूरिज्म में अपना मुकाम हासिल करने की बात कही है। ऐसे में ऐसी जो रिकवरी, जो एक तरह से लॉन्च व्हीकल हैं, उनका सक्षम होना, सही होना, दुरुस्त होना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ सही होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो ऐसी बहुत सारी जो हमारी भविष्य की यात्राएं हैं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, संदेह लगने लगेगा। इसलिए एक ये ऐसा विषय जरूर है जिस पर फिर से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ बेहतर तरीके से हमें स्पेस, जो खासकर रीलॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।